बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ महजबीन मुदस्सर सैयद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल एनीबडी कैन कुक विद महजबीन। तो रमज़ान की आमद आमद है और इंशाल्लाह बहुत ही जल्द रमज़ान का बाबरकत महीना बस शुरू ही होने वाला है। और हर मुसलमान की ये ख्वाहिश होती है कि वो इस महीने में अल्लाह की रहमतों से और बरकतों से फैज़याब हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करके अपने रब्बुल इज़्ज़त के करीब आ सके। लेकिन हम लेडीज़ की प्रॉब्लम ये होती है ना कि हम रमज़ान के महीनों में काम इतना ज़्यादा बढ़ा लेती है या काम इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि हम सही तरीके से जो रमज़ान के महीने का हमारा मकसद है कि अल्लाह के करीब होना और इबादत करना, वो हम नहीं कर पाते। बस हम घर के कामों में ही उलझ कर रह जाते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कुछ ख़ास टिप्स, जिसकी मदद से आप ज़्यादा से ज़्यादा वक्त सेव कर सकोगे रमज़ानुल मुबारक के महीने में, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा इबादत कर सको और इस महीने की रहमत से फैज़याब हो सको। तो चलिए बगैर देरी किए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको रमज़ान से रिलेटेड टिप इंशाल्लाह एक के बाद एक देती चलूँगी। तो इसमें जो सबसे पहले पॉइंट आता है, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि आपको रमज़ान से पहले कर ही लेना चाहिए मेरे हिसाब से, वो है शॉपिंग। क्योंकि शॉपिंग जो है, खासकर ईद की शॉपिंग, बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग काम होता है। क्योंकि हर किसी के लिए कपड़े चाहिए होते हैं, उसके बाद में कपड़ों के अलावा जूते, चप्पल, एक्सेसरीज़, हर चीज़ जो है हमें जो है ईद में हम तैयारी करते ही करते हैं। क्योंकि रमज़ान, ईद ही जो है हमारा पूरे साल में एक सबसे ख़ास त्यौहार होता है जो हम पूरे दिल के साथ में मनाते हैं। तो इसके लिए ज़ाहिरी बात है, जब ये इतना ज़रूरी त्यौहार है तो उसके लिए शॉपिंग भी हम बहुत दिल से और बहुत टाइम लगा के करेंगे। तो अगर आप रमज़ान में ये काम करोगे ना, तो आपके 4-5 दिन तो कहीं नहीं गए। अगर आप दिन में रोज़ा रख के करोगे तो आपकी रोज़े में हालत अलग ख़राब होने वाली है। और अगर आप रात में करोगे तो रात में भी इतनी ज़्यादा मार्केटों में भीड़ होती है कि आपके 1 घंटे के काम को 3 घंटा लग सकता है। और दूसरी बात ये है कि रमज़ान की जो रातें होती है वो बाबरकत रातें होती है। तो कोशिश कीजिए कि आप उस वक्त जो है थोड़ी बहुत इबादत की गुंजाइश रखिए। तो बेहतर तो यही है कि आप रमज़ान की शॉपिंग जो है रमज़ान से पहले कर लीजिए। क्योंकि जो रमज़ान में ना क्या होता है, दुकानदार थोड़ा भाव बार्गेनिंग करने के लिए भी तैयार नहीं होते। लेकिन रमज़ान से पहले वो सब चीज़ों की थोड़ी गुंजाइश होती है और आपको इतनी ज़्यादा थकन भी नहीं होगी। आप दिन में जाके शॉपिंग कर सकते हो। क्योंकि शाम में, रात में शॉपिंग करने का एक अलग मसला होता है, कलर के डिफरेंसेस और काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। जब आप अपने ड्रेसेस तैयार कर रहे हो ना, तो सिर्फ ड्रेसेस की बात नहीं होती है, उसमें लेसें लगाना और काफ़ी सारे काम होते हैं रिलेटेड रमज़ान से जो आपको करना पड़ता है। और सिर्फ शॉपिंग है तो सिर्फ हमको कपड़ों की शॉपिंग नहीं करनी होती ना। हम चाहते हैं कि ईद में हमारे तकिए, चादर, पर्दे, हर चीज़ की शॉपिंग करें। और वो सारी शॉपिंग होती है जो कि बहुत ज़्यादा टाइम जो है कंज्यूम कर लेती है। तो बेहतर तो यही है कि आप रमज़ान से पहले शॉपिंग कर लीजिए। हर चीज़ की शॉपिंग, ईद की तैयारी पूरी रमज़ान से पहले कर लीजिए अगर आपके पास गुंजाइश है तो इससे बहुत सारा वक्त जो है आप अपना रमज़ान में बचा सकते हो। और जो वक्त आप रमज़ान में शॉपिंग से बचा लोगे, वो आप ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अपनी इबादतों को दे सकते हो। और दूसरी बात ये भी है ना कि आप रमज़ान से पहले ही अगर खुद के सीने वाले हो कपड़े तो बहुत अच्छी बात है, आप रमज़ान में भी सिल सकते हो। लेकिन अगर आप खुद के सिलने वाले नहीं हो, अगर आपको टेलर को देना है, तो फिर आपको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं बल्कि टेलर की मर्ज़ी के मुताबिक कपड़े सिलने होंगे। क्योंकि टेलरों के जो भाव होते हैं ना रमज़ान में, एकदम दिमाग उनके साथ में आसमान पर होते हैं। तो वो बिल्कुल किसी भी तरह से कॉम्प्रोमाइज़ करने तैयार नहीं होते, ज़्यादा पैटर्न वाला वो सीना पसंद नहीं करते और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ही कपड़ा सिएंगे और उनके दाम भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन मैं एक बात आपको ये भी कहूँगी कि अगर आप खुद के भी सिलने वाले होंगे ना, तो आप कोशिश कीजिए कि आप रमज़ान से पहले ही कपड़े सिल लीजिए, ताकि आप अपने दूसरी चीज़ों को, खासकर इबादत को, रमज़ान के दिनों में जो है टाइम ज़्यादा से ज़्यादा दे सको। तो ये रही मेरी पहली टिप। रमज़ान से रिलेटेड मेरी दूसरी टिप आपको ये है ना कि रमज़ान की या ईद की सफाई। तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है जो हमें रमज़ान के प्रिपरेशन में शामिल करना चाहिए कि ईद की सफाई जो है ना वो रमज़ान में ना होते हुए रमज़ान से पहले होना चाहिए। क्या होता है ना कि हर किसी की ख्वाहिश होती है कि ईद में उसका घर ना एकदम चमकता हुआ और एकदम अलग डेकोरेटेड लगे, सजा हुआ लगे, अलग फीलिंग आनी चाहिए ना ईद की, कि लगे कि भाई ईद है। और क्यों ना हो, हमारा साल में एक ही त्यौहार आता है जो हम बहुत ही जोश व खरोश से मनाते हैं। तो
इसके लिए मैं आपको यही टिप देना चाहती हूँ ना कि जो काम या जो सफाई आप रमज़ान में करने वाले हो वो आप रमज़ान में ना करते हुए रमज़ान से पहले करो। क्योंकि क्या होता है ना कि अगर हम कलर वगैरह भी नहीं करा रहे ना घर में, या फर्नीचर वगैरह भी चेंज नहीं करा रहे हैं, नॉर्मल अगर हम साफ़ सफाई भी कर रहे हैं लेकिन डीप क्लीनिंग सफाई कर रहे हैं, घर का कोना कोना चमका रहे हैं, तो उसमें 3 से 4 दिन तो चले ही जाते हैं ना। किचन साफ़ करना, फिर कैबिनेट साफ़ करना, फिर नॉर्मल कबर्ड हमारे साफ़ करना, दुनिया भर का काम होता है सफाई का करने के लिए। और रमज़ान में क्या होता है ना कि खाना बनाने के दूसरे काम तो हम वैसे भी कर ही लेते हैं, लेकिन रमज़ान में सफाई का काम करना काफ़ी मतलब वक्त भी बहुत ज़्यादा उसमें ख़राब होता है और बहुत थकन वाला काम भी होता है। तो बेहतर तो यही है कि आप रमज़ान की जो ईद की जो सफाई है वो ईद में ना करते हुए रमज़ान से पहले कर ले। तो क्या होगा कि आपको रमज़ान के में आप थकन से भी बच जाओगे, और जो ईद के 2-3 दिन आपका मखसूस दिन के लिए आप अपना घर साफ़ रखने वाले हो, वो साफ़ घर आपका पूरा रमज़ान आपको नज़र आएगा, सजा सवरा हुआ पूरा रमज़ान आपको नज़र आएगा। तो वो आपको एक ज़्यादा खुशी होगी ना, रमज़ान की भी आपको एक नयापन महसूस होगा कि आपने घर जो एक दिन ईद के लिए आपको जैसा घर चाहिए वैसा आपने पूरे रमज़ान के लिए सजा के रखा है, वो एक अलग ही खुशी महसूस होगी। और ऐसा भी नहीं है कि अभी आपको ऐसा लगेगा कि रमज़ान की सफाई अगर पहले कर लेंगे, ईद की सफाई अगर रमज़ान से पहले कर लेंगे तो फिर आखिर तक तो वापस से घर गंदा ही हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। आपने क्या करना है ना कि बस थोड़ी बात का ध्यान रखना है कि आप अच्छे से एक बार रमज़ान से पहले ईद की सफाई कर लो, और उसके बाद ना 2-3 दिन के आड़ से नॉर्मल डस्टिंग कीजिए। 2-3 दिन के आड़ से 15-20 मिनट लगता है, अगर आपका घर बड़ा भी है तो 15-20 मिनट लगता है नॉर्मल डस्टिंग करने के लिए। नॉर्मल डस्टिंग करोगे तो धूल बैठेगी नहीं, धूल जमेगी नहीं, तो आपको ज़्यादा वक्त भी नहीं लगेगा उसे साफ़ करने के लिए। ये 2-3 दिन के आड़ से आप 15-20 मिनट दीजिए, पूरे घर में डस्टिंग कीजिए, जो आपको कोना थोड़ा ख़राब लग रहा है उसे सही कर लीजिए। तो मुश्किल से आपका आधा घंटा या पौना घंटा जाएगा 3-4 दिन में। लेकिन उससे क्या होगा कि आपका घर आखिर तक पूरे महीने, अब आप 2-2 3-3 दिन के आड़ से क्योंकि डस्टिंग कर रहे हो, तो पूरा महीने आपका घर आराम से साफ़ रहेगा, और आखिर में जो रमज़ान ईद से 3-4 दिन पहले भी आपको कोई ज़्यादा सफाई नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि घर आप रोज़ाना क्लीनिंग करते आ रहे हो ना, तो घर आपका साफ़ सुथरा ही रहेगा। लेकिन उससे एक फ़ायदा ये होगा कि आपका बहुत सारा वक्त बच जाएगा, रमज़ान में आपको थकन होने से बच जाएगी, और आप आसानी के साथ वो वक्त जो आप सफाई में गुजारते थे वो वक्त आप अपना इबादत में गुजार सकते हो, और बहुत सारा वक्त अपना रमज़ान में इबादत के लिए बचा सकते हो। बस आपको 2 ही बातों का खास ख्याल रखना है कि एक तो आपको 2-3 दिन के आड़ से डस्टिंग करनी है, और जो चीज़ आप जहाँ से उठा रहे हो ना वो चीज़ वहीं पर रिटर्न रखिए। जो सामान यहाँ पर अननेसेसरी का, जो गैर ज़रूरी यहाँ पर मेस पड़ा हुआ है ना, जो मेस होता है घर, वो मेस से अपने आप को बचाना है। तो उससे इंशाल्लाह आपको बार बार सफाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये एक ऐसी टिप है ना जो आपको रमज़ान के अलावा भी आप आड़े दिन भी, जो रेगुलर मंथ में भी इसे यूज़ करोगे तो उससे आपका पूरा घर इंशाल्लाह हमेशा साफ़ सुथरा रहेगा, और हमेशा आपका घर जो है सेट नज़र आएगा। अब हम आ जाते हैं रमज़ान की दूसरी तैयारियों की तरफ, जिसमें आता है चटनियाँ और स्पाइसेस स्टोर करके रखना। तो चटनियाँ बोलने के लिए तो चटनियाँ होती है, लेकिन रमज़ान में तकरीबन हर घर में चटनियाँ रोज़ाना यूज़ में आती हैं। तो उसका तरीका यही है ना कि आप जो भी चटनी आपके घर में खाई जाती है या पसंद की जाती है, 2-3 तरह की चटनियाँ, तो वो चटनियाँ आप एक साथ पीस कर स्टोर करके रख सकते हो, क्योंकि चटनियाँ जल्दी ख़राब नहीं होती और उसे स्टोर करना भी आसान होता है। उसके अलावा एक ज़रूरी पेस्ट होता है अदरक लहसुन का पेस्ट, ये भी तकरीबन रमज़ान में हर खाने में यूज़ में आता है, तो आप ये भी एक अलग से पीस के रख सकते हो। उसके अलावा मैं अदरक लहसुन के साथ में हरी मिर्ची भी पीस के रखती हूँ, जिसे हम हरा मसाला कहते हैं, तो वो भी अक्सर हम रोज़ाना खाने में डलता है, तो वो भी मैं पीस के रखती हूँ, आप भी रख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास धनिया, तो साबित धनिया होता है जिसे भून कर दरदरा में पीस लेती हूँ, ये भी काफ़ी सारे खानों में रमज़ान में यूज़ में आता है। उसके अलावा चिली फ्लेक्स भी मैं घर में तैयार करती हूँ, तो वो भी मैं पहले पीस के रख लेती हूँ। सबसे आखिर में बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है यहाँ पे ब्रेड क्रम्स, जो कि मार्केट में आप लेने जाओगे तो बहुत महंगे मिलते हैं, लेकिन रमज़ान में स्नैक्स वगैरह में रोज़ाना ही तकरीबन ये यूज़ में आता है, तो ये भी मैं इसे घर में ही तैयार करके रखती हूँ। ये किस तरीके से तैयार करना है इसका वीडियो मैंने आपको एक पहले शेयर किया हुआ है, आप जाके चैनल पे देख सकते हो। उसके बाद काफ़ी सारे चीज़ें होती हैं जो आप फ्रीज़र करके रख सकते हो, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें फ्रीज़र करके रखने की फ़ैन नहीं हूँ, क्योंकि इसे सही तरीके से फ्रीज़र करके रखना बहुत ज़रूरी होता है। फिर कभी ऐसा होता है कि लाइट चली गई या
फ्रिज ख़राब हो गया तो फिर आपकी सारी मेहनत बर्बाद जाती है। तो वो सब चीज़ों की वजह से मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें फ्रीज़र करके नहीं रखती हूँ, बहुत ही कम चीज़ें फ्रीज़र करती हूँ। तो चीज़ें आप वही फ्रीज़र कीजिए या फ्रीज़ कीजिए जिसके बारे में आप 100% श्योर हो कि आप उसे सही तरीके से यूज़ कर सकते हो। क्योंकि अगर आपका फ्रीज़र करने का तरीका भी सही नहीं होगा ना, उसकी वजह से भी क्या होगा कि आपकी मेहनत बर्बाद हो जाती है। तो इसीलिए मैं एक बार फिर कह रही हूँ कि चीज़ें आप बनाइए और फ्रीज़र कीजिए, लेकिन वही फ्रीज़ कीजिए जिसके बारे में आप 100% श्योर हो कि वो सही रहेंगी। उसके अलावा एक टिप मैं आपको यहाँ पर ये देती चलूँ कि हम अक्सर रमज़ानों में ना दही बड़े बनाते हैं और दाल वगैरह के, चने की दाल के, मूंग की दाल के भजिए बनाते हैं। तो उसका एक आसान तरीका ये है ना कि काफ़ी सारे घरों में ना हफ्ते में 2-3 बार, 4 बार या फिर रोज़ाना ही दालों के भजिए या दही बड़े बनते हैं। तो आपके एक हफ्ते में आपके घर में जितने भी बार दही बड़े बनेंगे या मूंग की दाल के या कोई भी भजिए बनेंगे ना, तो वो अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप उतनी दाल भिगा कर पीस लीजिए। एक हफ्ते की दाल एक साथ आप भिगाकर पीस के रख सकते हो। अब उसको पीसने का तरीका क्या होगा ना कि आप उसे पीसिए, हरी मिर्ची वगैरह डाल के पीस लीजिए और पीसने के बाद उसमें नमक मिला के रख दीजिए। दही बड़े बना रहे हो तो दही बड़े या जो भी चीज़ें बना रहे हो या दूसरी दाल के भजिए बना रहे हो, जैसे कि चने की दाल, मूंग की दाल के भजिए बना रहे हो, तो उसका पेस्ट भी आप नमक डाल के रखिए और कोई मसाला आपको उसके अंदर ऐड नहीं करना है। कोई भी बंद डब्बे में आप उसे पीसने के बाद डाल के रख दीजिए और ये पेस्ट भी आपको जो है 10-12 दिन तो आराम से चलेगा। मतलब आप एक बार दाल भिगाइए और पीस लीजिए और आपको जितना जितना लगेगा ना, आप थोड़ा थोड़ा उसमें से निकाल के यूज़ कर सकते हो। कांदा वगैरह दूसरे मसाले डालिए और उसे यूज़ कीजिए। बस आपको एक बात का ख्याल रखना है कि आपको गीला हाथ और गीला चम्मच उसमें नहीं डालना है, तो ये आपका मसाला इंशाल्लाह ख़राब नहीं होगा। और ये आपने जो दाल का पेस्ट तैयार किया है, ये आपको 10-12-15 दिन तक भी मैं यूज़ करती हूँ, आराम से रहता है। उसके अलावा एक बार मैं फिर कहूँगी कि जो चीज़ें आप फ्रीज़ कर सकते हो, जो आपको पता है किस तरीके से फ्रीज़ करनी है, ख़राब नहीं होगी, वो आप फ्रीज़र करके रख सकते हो। तो अगर आप श्योर नहीं हो तो आप दूसरी चीज़ें स्टोर मत कीजिए। बस खाली जो चीज़ें ख़राब होने का डर नहीं है वही स्टोर कर सकते हो। जैसे कि अगर आप चटनियाँ और दूसरे मसाले, स्पाइसेस वगैरह भी पीस के पूरे महीने के हिसाब से पीस के रख दोगे ना, तो आपका काफ़ी सारा टाइम बच जाएगा और बाकी दूसरी चीज़ें तो आप रोज़ाना तैयार कर ही सकते हो। तो रमज़ान के लिए मेरी आपको चौथी टिप ये है ना कि आप को रमज़ान में क्या क्या चीज़ें बनानी हैं उसकी आप एक लिस्ट बना लीजिए। क्योंकि अक्सर क्या होता है ना कि हमारा आड़े दिनों में भी, रमज़ान के अलावा दूसरे दिनों में भी ना, हमारा ये सोचने में बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है कि हमें क्या बनाना है, क्या बनाना है, क्या बनाना है। और रमज़ान में तो ज़ाहिर बात है हमें अफ्तारी की भी तैयारी करनी है, बाद में खाने की भी तैयारी करनी है, तो हमें डबल डबल सोचना पड़ेगा कि क्या बनाना है। तो अगर हम इसकी एक पहले लिस्ट तैयार कर लेंगे ना कि ये रोज़े में ये बनाना है, तो आप सेम चीज़ नहीं भी बनाओ तो लेकिन आपके पास अगर ऑप्शन भी होंगे कि मैं ये बना सकती हूँ, ये बना सकती हूँ, तो उसके लिए आप पहले से थोड़ी बहुत तैयारी कर लोगे। तो आपके माइंड में बस आपको पता है कि क्या बनाना है, तो आप क्या होता है हम ईजिली तैयारी कर ही लेते हैं। तो उससे बहुत ज़्यादा टाइम हमारा बच जाएगा। जब आपके पास ऑप्शन है कि आपको ये बनाना है, तो आप उसकी पहले से तैयारी कर लोगे और जब पहले से तैयारी कर लोगे तो आपका काम भी जो है काफ़ी आसान हो जाएगा। तो अब ये भी काफ़ी सारे लोग अब यहाँ पे भी ये बोलेंगे कि भाई रमज़ान का महीना खाने पीने का नहीं होता, लेकिन कोई कितनी भी बातें बोले, लेकिन ये सच है कि हमारे यहाँ रमज़ान में एक्स्ट्रा खाने बनते ही हैं। तो बस मेरे बोलने से यहाँ कोई बदल नहीं जाएगा, मेरे नहीं बोलने से। जिनके घरों में अफ्तारी और रोज़ा अलग अलग होता है, अफ्तारी और खाना अलग अलग बनता है, वो लोग बनाएंगे ही बनाएंगे। तो बस हमें उसके लिए तैयारी करने की मैं यहाँ पर आपको टिप दे रही हूँ कि कोशिश कीजिए कि रमज़ान में आप बहुत ज़्यादा चीज़ें एक साथ नहीं बनाइए। मतलब कम से कम चीज़ें बनाने की कोशिश कीजिए, ज़्यादा चीज़ें मत बनाइए। बहुत ज़्यादा वैरायटी 6-6, 5-5, 6-6, 7-7 डिशेस एक साथ अफ्तार में आपको रखने की ज़रूरत नहीं है। 2 भी रख लोगे तो इतना भी इनफ है ना। एक चाट बना ली, कोई भी स्नैक्स बना लिया, इनफ है। फिर उसके बाद में चीज़ें जो है वैरायटी कम रखिए, लेकिन उसकी क्वांटिटी ज़्यादा रखिए ताकि लोग अच्छे से खाएं। क्योंकि आप अगर क्वांटिटी ज़्यादा बनाओगे तो उसमें इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप वैरायटी ज़्यादा बनाओगे, अलग अलग चीज़ें बनाओगे, तो उसके लिए आपको एक अलग से प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा। तो उसमें भी आपका टाइम जो है बहुत ज़्यादा ख़राब होगा। और अगर ज़्यादा भी चीज़ें हैं दस्तरखान पे, तो लोग कम खाएंगे और उसमें से बच ही जाएगा। तो उसके बाद फिर अलग से वेस्ट भी होगा, क्योंकि अगले दिन तो कोई बासी खाएगा नहीं। तो कोशिश कीजिए कि रमज़ान में आप एकदम हिसाब से खाना बनाइए और वैरायटी जो है वो ज़्यादा मत रखिए। भले ही क्वांटिटी बढ़ा दीजिए, लेकिन वैरायटी कम रखिए। बहुत ज़्यादा डिशेस एक साथ मत तैयार कीजिए। और अगर आप अफ्तारी में ज़्यादा हैवी बना रहे हो ना अफ्तारी,
तो खाना थोड़ा लाइट रखिए ताकि आपकी मेहनत वहाँ पे बचे। और अगर आप खाना हैवी बना रहे हो, जैसे बिरयानी वगैरह बना रहे हो, हलीम वगैरह बना रहे हो, तो फिर वहाँ पर जो है आप अफ्तारी जो है वो थोड़ी लाइट कर दीजिए। तो इस तरीके से आपका जो है बहुत ज़्यादा वक्त ख़राब नहीं होगा। और ऐसी ही चीज़ें ज़्यादातर रमज़ान में ट्राई कीजिए जिसमें आप जल्दी जल्दी तैयार कर सकते हो, जिसमें ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, जो आप आसानी से तैयार कर सकते हो। तो ये एक मेरी कुछ खास टिप्स है जो आपको रमज़ान में ध्यान रखनी है। जो चीज़ें आप जल्दी बना लेते हो वही आप ज़्यादा से ज़्यादा बनाइए, क्योंकि ये भी बात सच है कि भाई खाने पीने के लिए तो पूरा साल पड़ा हुआ है। जो नए नए एक्सपेरिमेंट आप बाद में भी कर सकते हो। ज़्यादातर चीज़ें वही बनाइए जो आपको पता है कि आप आसानी से तैयार कर लोगे और जिसमें आपको ज़्यादा मेहनत नहीं पड़ेगी। इसके बाद हमारे पास है सबसे आखिर और सबसे ज़रूरी पॉइंट कि आपको अपना टाइम टेबल बनाना है और किस तरीके से इबादत करनी है। तो सबसे पहले आपने रमज़ान से पहले आपको सेट कर लेना है अपना टाइम टेबल कि किस तरह आपने रमज़ान में कितने घंटे घर के कामों में देने हैं और कितने घंटे आप इबादत में देने वाले हो। और ज़्यादा से ज़्यादा जो है इबादत में टाइम देने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हमारा पूरा वीडियो का मकसद ही ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम निकाल सके रमज़ान में इबादत के लिए। तो इबादत करने के रमज़ान में कई सारे तरीके हैं। आड़े दिनों में भी इबादत के कई सारे तरीके होते हैं कि आपने फ़र्ज़ नमाज़ों के अलावा नफली नमाज़ पढ़ सकते हो, आप कुरान शरीफ वगैरह पढ़ सकते हो, उसके बाद तस्बीहां पढ़ सकते हो, हदीस पढ़ सकते हो। हदीस के अलावा भी आप काफ़ी सारी चीज़ें कुरान शरीफ में से कुरान शरीफ के मायने पढ़ सकते हो। कुरान शरीफ की जो सूरह आपको याद नहीं है वो सूरह जो है आप ज़बानी हिफ्ज़ करने की कोशिश कर सकते हो। तो ये तमाम जो है इबादत के तरीके हैं जो आप अलग अलग तरीके से कर सकते हो। अब एक चीज़ मैं यहाँ पर बहनों को और अगर ये कोई भाई भी देख रहे हैं उनको ये बताती चलूँ ना कि हम अक्सर कोशिश करते हैं ना कि रमज़ान में हम ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें, लेकिन हम दूसरे जो दिन हैं उनको भूल जाते हैं। रमज़ान में हम कोई फ़र्ज़ नमाज नहीं छोड़ते, लेकिन आखिरी नफली इबादत भी करते हैं, लेकिन आड़े दिनों में ना हम ये गलती करते हैं कि फ़र्ज़ नमाज़ें भी छोड़ देते हैं। तो इन सब चीज़ों से जो है आप बचने की कोशिश कीजिए। फ़र्ज़ नमाज़ें भी आप रोज़ाना रेगुलर पढ़िए और कोशिश कीजिए कि जैसा आपने रमज़ान में जो सिलसिला बांधा है इबादत का, रमज़ान के बाद भी वो सिलसिला आप कायम रखिए। ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने की कोशिश कीजिए रमज़ान में भी, लेकिन रमज़ान के बाद भी आप कम से कम अपने फ़र्ज़ हमारे जो मज़हब के फ़राइज़ हैं वो अंजाम देने की पूरी तरीके से कोशिश कीजिए। तो काफ़ी टाइम ऐसा भी होता है ना कि रमज़ान में हम 4-4 5-5 कुरान शरीफ ख़त्म करने की, मुकम्मल करने की सोचते हैं, लेकिन उसके बाद फिर पूरा साल हम कुरान शरीफ खोल कर देखने की ज़हमत भी नहीं करते। अगर किसी ने एक पारा पढ़ने भी बोल दिया है ना तो हम उसके लिए भी जल्दी हामी नहीं भरते। तो ये सब हमारे मज़हब की खामी, हमारे अंदर जो है हमारे ईमान की कमी है जो कि नहीं होना चाहिए। और कोशिश कीजिए कि इन सब को अपने अंदर से आप निकालिए। और उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी, क्योंकि रमज़ान का तो सिर्फ़ एक महीना है, लेकिन पूरे साल भी अगर आप इबादत करोगे तो अल्लाह की रहमतें और बरकतें समेट सकते हो। यकीन करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये मैसेज आगे तक भी पहुँचे। दुआओं में याद रखिए, अपना ख्याल रखिए, अपने बच्चों का ख्याल रखिए। इंशाल्लाह अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और आप सबको मेरी तरफ से रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो।